Hello guys, my name is Ritvik Rastogi. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग लीगल प्रिंसिपल्स, जिनको हम एक एक करके डील करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि रेस जुडिकाटा कब एप्लीकेबल है कब नहीं है। चलिए आज इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, इट इज अ लैटिन टर्म मीनिंग अ थिंग ऑलरेडी जज्ड। मतलब इसका यह है कि अगर केस एक बार कोर्ट में रजिस्टर हो गया और उस पर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, दोबारा उसी केस को कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, दोबारा उस कोर्ट में केस जाएगा नहीं। ठीक है। इट इज अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट प्रिवेंट्स द सेम डिस्प्यूट बिटवीन द सेम पार्टीज फ्रॉम बीइंग रीओपन्ड वंस इट हैज बीन फाइनली डिसाइडेड बाय अ कंपीटेंट कोर्ट। अब इसका मतलब ये है, अब ये जो रेस जुडिकाटा एक टर्म है ना, ये एक लीगल मैगजिम पे और बेस्ड है जिसका नाम है निमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो ऊना एट ईडम कॉजा, जिसका मतलब होता है नो पर्सन शैल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक डिस्प्यूट हुआ, कोई सिविल डिस्प्यूट है किसी लैंड से रिलेटेड, उस लैंड पे एक बार अगर कोई भी मान लीजिए उसकी ओनरशिप पे कोई इशू आ गया, अगर उसकी ओनरशिप पे कोई सिविल कोर्ट ने अपना जजमेंट या डिक्री पास कर दी है, तो उस जजमेंट या डिक्री के खिलाफ आप सिर्फ अपील कर सकते हो। आप दूसरे कोर्ट में जाके वापस से उस केस को रीओपन नहीं कर सकते। तो ये चीज हमारी रेस जुडिकाटा बताता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा? मल्टीपल लिटिगेशंस होती रहेंगी, बार बार लिटिगेशंस ओपन होती रहेंगी, कभी केस एंड होगा ही नहीं। इसलिए आप अपील कर सकते हो, बट रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप सेम केस को उसी सेम जुरिसडिक्शन के कोर्ट में या कंपीटेंट कोर्ट में वापस से फाइल नहीं कर सकते। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों लगता है बच्चों को, ये चीज समझ लेते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें जो मैटर्स है ना वो काफी बार सेम हो जाते हैं। जैसे इट इज ट्रिकी टू डिसाइड इफ द सेकंड केस इन्वॉल्व द सेम इशू और समथिंग न्यू। काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक लैंड है, लेट्स सपोज एक लैंड है, उसकी पोजीशन पे भी डिस्प्यूट फाइल हुआ है और उसकी ओनरशिप पे भी डिस्प्यूट फाइल हुआ है, तो दोनों इश्यूज डिफरेंट हैं, तो उसमें रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ओनरशिप से रिलेटेड बार बार केस फाइल होता रहेगा तो कभी ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। इसलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन फैक्ट्स। अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस होते हैं फैक्ट्स में तो ये लगता है कि एक नया केस आ गया है, लेकिन ऐसा अधिकतर नहीं होता है, क्योंकि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि अगर जितने भी इश्यूज उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो वो सारी चीजें वहीं पे डील की जाएं, वापस से उस पर कोई केस ना हो। अगला कंफ्यूजन होता है डिफरेंट रेमेडीज। इफ अ पार्टी सीक्स अ डिफरेंट रिलीफ फॉर द सेम इशू, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। अगर मान लीजिए एक ही डिस्प्यूट हुआ, उसमें आपके जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी रिलीफ हैं, सारे आपको क्लेम कर लेने हैं। अगर आपने नहीं किया तो वहां पर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है और आपको दोबारा किसी और इशू के लिए सूट फाइल करने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे ए ने सू किया बी को क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ लैंड एंड लूजेस। उसके बाद लेटर ए सूज अगेन क्लेमिंग द सेम लैंड अंडर अ डिफरेंट थ्योरी लाइक एडवर्स पोजेशन। अब अगर ए ने एक बार लैंड क्लेम कर ली है और उसको टाइटल नहीं मिला, उसने दोबारा से एडवर्स पोजेशन के नाम पे अगर ओनरशिप पे केस फाइल किया तो उसका केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। हाँ, अपील और रेस जुडिकाटा में डिफरेंस होता है, तो ये चीज समझिएगा। अपील हायर कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप उसी सेम कंपीटेंट कोर्ट में दोबारा उसी केस को नहीं फाइल कर सकते। होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सब जुडिस। सब जुडिस में भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती रहती है कि सब जुडिस क्या होता है। सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में भी उनको कंफ्यूजन होती रहती है, तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी आज हम लोग दूर कर देंगे। तो सब जुडिस का मतलब क्या होता है? सब जुडिस मींस जुडिशियल कंसिडरेशन अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। मतलब इसका सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं आपको, तो इसका यह मतलब है कि कोई भी पेंडिंग है प्रोसीडिंग कोर्ट में, अगर कोई कोर्ट में किसी भी चीज से रिलेटेड अगर पेंडिंग है सूट, तो उसको आप दोबारा किसी और कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते जब तक वहां पर पेंडिंग है। या तो डिसमिस हो जाए तब आप किसी और कोर्ट में कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही वो जो सेम कोर्ट है अगर वो उस चीज से डील कर रहा है तो आप दूसरे कोर्ट में जाके सेम केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज हमारा सब जुडाइस का प्रिंसिपल कहता है। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों होता है? कंफ्यूजन
कंफ्यूजन जो होती है इसमें, बेसिकली कंफ्यूजन जो होगी वो होगी सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो इसी में होती है। सब जुडिस में भी लगता है कि एक बार डिस्प्यूट हो गया तो दूसरे में डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया गया है तो दोबारा केस फाइल नहीं हो सकता। रेस जुडिकाटा में भी यही चीज़ लगती है, लेकिन सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में छोटा सा डिफरेंस है। सब जुडिस में क्या होता है, कोई भी एडजज नहीं होता है केस, मतलब कोई भी उसमें जजमेंट नहीं आया, डिक्री नहीं आई है। सिविल कोर्ट में सिर्फ वो पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन रेस जुडिकाटा में क्या होता है, डिसीजन आ गया होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है सब जुडिस और रेस जुडिकाटा के बीच में, जिसमें अधिकतर कंफ्यूजन बनी रहती है। होपफुली अब नहीं होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से भी कवर कर लेते हैं। जैसे अगर ए ने फाइल किया सूट इन दिल्ली कोर्ट अगेंस्ट बी क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ अ हाउस। ए ने क्या किया, बी के खिलाफ ओनरशिप के लिए सूट फाइल किया। कौन से कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में। उसके बाद वाइल द Delhi case is still going on, B files a new suit in Mumbai court against A, also about the same house ownership. Same house के ownership के लिए उसने दोबारा मुंबई के कोर्ट में अगर वापस से सूट फाइल कर दिया तो क्या उस कोर्ट को उस केस को सुना जाएगा जो हमारे मुंबई कोर्ट में चल रहा है? जी नहीं। यहां पर सब जुडिस का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, जो कि बोलता है कि अगर एक बार आपने सूट फाइल कर दी है कहीं पे और वो पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो दोबारा उसी सूट को आप किसी और कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। होपफुली ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अब वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको भी पता है क्या होता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बार पढ़ा है कि केशवानंदा भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, तो ये कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे साफ साफ ये चीज बताई गई है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट को अमेंड करने का अधिकार है। लेकिन केशवानंदा भारती का जब केस आया था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जिनको चेंज करने की या अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है। अब कंफ्यूजन बेसिकली होती क्या है इसमें, तो बेसिकली जो कंफ्यूजन होगी ना वो होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, फंडामेंटल कैरेक्टर है क्या। ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो उसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में बनी रहती है कि क्या फंडामेंटल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो केस टू केस वैरी करता रहता है, मतलब हर एक अलग अलग केस में एक अलग अलग बेसिक स्ट्रक्चर उसने बता रखे हैं। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो फीचर्स लाइक जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, सेक्युलरिज्म आता है, डेमोक्रेसी आता है, रूल ऑफ लॉ आता है। दीज हैव बीन कॉल्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अमेंड नहीं कर सकता है मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर कभी भी कोर्ट से छीनी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से कभी भी उनकी जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं छीनी जा सकती। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सभी को पता है इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलर नेचर उसका कभी भी छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में एस्टैब्लिश की गई हैं, जिसको पार्लियामेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। बाकी आप रीड कर सकते हो और क्या है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तो उसमें भी कोई डेफिनेट कोई भी डेफिनेशन नहीं दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हो सकता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या क्या चीजें आएंगी, कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया था। केस टू केस ये चीज वैरी करती रही है और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारे प्रिंसिपल्स को ऐड किया जा चुका है। होपफुली ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी कंफ्यूजन होती है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो अब नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में लगभग अधिकतर लोगों को ये लगता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जब एप्लीकेबल होती है तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर एक्ट बनाया गया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो वो उस समय से हमेशा के लिए वॉइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर ऐसा लॉ है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा में था, लेकिन क्या हुआ उसके साथ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, उसके बाद अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है तो वहां पे उसको मॉरिबंड कंडीशन में रख दिया जाता है। मॉरिबंड कंडीशन जैसे आप देख सकते हो, सिंपल टर्म उसका होता है इट इज बिकम इनएक्टिव और डॉर्मेंट, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा, उसका कुछ भी एप्लीकेशन नहीं होगा, कहीं पे अप्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस एक्ट को एकदम हम वॉइड कर देंगे। वो एक्ट एग्जिस्ट करता है,
अब ये चीज क्यों रखी गई है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में? वो इसलिए रखी गई है ताकि इफ इन केस अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिससे जो एक्ट हमारा मॉरिबंड कंडीशन में पड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के कारण, वो अगर एप्लीकेबल हो सकता है तो उसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। यही मेन कारण है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का। तो कोई भी अगर ऐसा एक्ट है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के कारण जो वायलेट कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको क्या किया जाएगा? मॉरिबंड कंडीशन में रखा जाता है। तो उस समय उस पे एक तरीके से एक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण लगना। तो ग्रहण लगा हुआ है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर पार्लियामेंट ने अगर कोई ऐसी चीज निकाल दी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वायलेशन हो रहा था उस एक्ट के कारण अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो एक्ट वापस से लागू होने लग जाएगा। ठीक है, होपफुली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल भी हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे सपोज ब्रिटिश एरा लॉ रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक ब्रिटिश का लॉ रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक, उसके बाद 1950 में दिस लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स विद आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये जो आर्टिकल 19(1)(a को वायलेट कर रहा था आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ उसके बाद से आर्टिकल 19(1)(a हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि एक फंडामेंटल राइट है, तो इसको ये क्या कर रहा था? वायलेट कर रहा था। तो उस समय इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल हो गई और उस एक्ट को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया, मॉरिबंड कंडीशन में रख दिया गया। लेकिन उसके बाद अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई भी अमेंडमेंट किया आर्टिकल 19 के अंदर और ऐसा रिस्ट्रिक्शन अगर अलाउ हो गया तो लॉ वापस से इफेक्ट में आ सकता है। सिर्फ इतनी चीज हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में समझनी थी। होपफुली इसमें भी अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल है, डबल जियोपार्डी और मल्टीपल प्रोसीडिंग। लोगों को लगता है डबल जियोपार्डी भी सेम चीज है, मल्टीपल प्रोसीडिंग भी सेम चीज है। लेकिन चलिए समझते हैं डबल जियोपार्डी और मल्टीपल प्रोसीडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो डबल जियोपार्डी में क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए ने बी का मर्डर कमिट किया और उसको पनिशमेंट हो चुकी है तो वहां पे डबल जियोपार्डी लगेगी। कैसे? कि अब उसके ऊपर दोबारा से बी के अगेंस्ट जो मर्डर का ट्रायल चल रहा था उसके अगेंस्ट में, वो वापस से किसी और कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। मतलब उसके ऊपर वापस से उस पर पनिशमेंट नहीं हो सकती। एक बार अगर उसको मर्डर के लिए लायबल कर दिया गया है तो दोबारा उसी सेम केस में सेम फैक्ट से उसको बी के अगेंस्ट लायबल नहीं ठहराया जाएगा मर्डर के लिए। लेकिन मल्टीपल प्रोसीडिंग क्या होती है? अब इसको हम लोग एक अलग एग्जांपल से भी समझेंगे। मल्टीपल प्रोसीडिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप एक सिनेरियो सोचो, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने क्या किया? बी के साथ फ्रॉड कमिट किया है। ए ने क्या किया है? बी के साथ फ्रॉड कमिट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करके फ्रॉड कमिट किया है। तो बी जो है वो फ्रॉड का सिविल डिस्प्यूट भी फाइल कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साथ साथ में बी ए के अगेंस्ट में 420 चीटिंग फ्रॉड का केस भी लगा सकता है। तो मल्टीपल प्रोसीडिंग का यही मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली आप सिविल केस भी चला सकते हो, क्रिमिनल केस भी चला सकते हो, और ये चीज वायलेट नहीं करती है किसी भी चीज को। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन डबल जियोपार्डी का जो रूल है वो हमेशा एप्लीकेबल होगा। अगर एक बार किसी पर्सन को ऑफेंस के लिए पनिशमेंट हो गई है तो दोबारा उसी केस में उसी फैक्ट्स के बेसिस पे उसको पनिशमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब एक और बार समझ लेते हैं क्यों कंफ्यूजिंग है ये। तो डबल जियोपार्डी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाइज ओनली व्हेन अ पर्सन इज ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। तो डबल जियोपार्डी एक ही ऑफेंस के लिए जब दोबारा उसके ऊपर ट्रायल या कन्विक्शन होता है तब एप्लीकेबल होता है। बट civil cases, disciplinary actions और regulatory fines for the same act are not considered the same offense। मतलब क्या हुआ इसका कि उसी फैक्ट्स के बेसिस पे, उसी केस के बेसिस पे हम उसके ऊपर सिविल केस कर सकते हैं और हम डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, रेगुलेटरी फाइन उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये डबल जियोपार्डी के रूल में फॉल नहीं करेगा, ये मल्टीपल प्रोसीडिंग में फॉल करेगा, जो कि डबल जियोपार्डी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे कोई क्रिमिनल एग्जाम्पल है, अ पर्सन मिस्टर एक्स कमिट्स फ्रॉड बाय गिविंग फेक डॉक्यूमेंट्स टू टेक अ लोन। बैंक में उसने क्या किया? लोन लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। ठीक है, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर चलाएगा बैंक उसके ऊपर तो 420 का केस चला सकता है, चीटिंग का केस उसके ऊपर चला सकता है फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। दिस इज मेंट टू पनिश द रॉन्ग डूइंग।
लेकिन साथ साथ में मनी भी तो रिकवर करना है। अब मनी, रिकवरी ऑफ मनी के लिए बैंक को सिविल केस भी फाइल करना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली बैंक वहां पे सिविल डिस्प्यूट के लिए भी केस फाइल कर सकता है। द बैंक फाइल्स अ सिविल सूट टू रिकवर द मनी लॉस ड्यू टू द फ्रॉड। और ये चीज क्या होगी? दिस इज मेंट टू कंपनसेट द बैंक। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल प्रोसीडिंग और डबल जियोपार्डी काफी ज्यादा अलग होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि क्या अगर हम किसी, अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इसमें क्या कंफ्यूजन होगी उसको समझेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या? तो doctrine of severability means that if only part of a law is unconstitutional, the rest of the law can still remain valid. मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया हुआ है जिसमें कोई सेक्शन ऐसा है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वहां पे काम आती है। कैसे? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी एक्ट का कोई ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसा पार्ट है जो कि वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमें सिर्फ उस पार्ट को ही सेपरेट करके हटा देना चाहिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी का एक्ट अगर फंक्शन कर सकता है तो हमें उसे फंक्शन करने देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों है? अब ये डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या उसको सेपरेट किया जा सकता है दूसरे से, तो ये सारी चीजें डिसाइड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है? इफ द पार्ट ऑफ द लॉ आर टू इंटरकनेक्टेड, स्ट्राइकिंग डाउन वन पोर्शन में अफेक्ट द फंक्शनिंग और मीनिंग ऑफ द होल लॉ। मतलब अगर हम किसी पार्ट को या किसी सेक्शन को हटा रहे हैं तो क्या उससे पूरे एक्ट में ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि पूरा एक्ट का ही मतलब खत्म हो जा रहा है? तो उसको हटाने का फायदा ही क्या है जब पूरा एक्ट का ही कोई पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है? तो इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये कि किस पार्ट को हटाना है, अगर हटाएंगे तो क्या पूरा एक्ट फंक्शन कर पाएगा? तो ये सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। कोर्ट मस्ट डिसाइड वेदर द रिमेनिंग पार्ट स्टिल रिफ्लेक्ट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब वहां पे कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है कि अगर हम उस पार्ट को हटा दें तो जो इंटेंट थी लेजिस्लेचर की इस एक्ट के पीछे कि इस एक्ट को लाने से कुछ हो सकता है, तो अगर वो पर्पस फुलफिल हो पा रहा है या फिर पार्लियामेंट का वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हमारी बताती है। जैसे अब एग्जांपल में आप देखोगे तो लिखा है ऑल रिलीजियस प्रोसेशंस आर बैंड, एनीवन कॉजिंग पब्लिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग सच प्रोसेशन विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी रिलीजियस प्रोसेशन मतलब धार्मिक जुलूस निकालना, तो ये जितने भी धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं तो वो क्या होंगे? बैन कर दिए जाएंगे। और साथ में क्या बोला? एनीवन कॉजिंग पब्लिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग सच प्रोसेस विल बी पनिश्ड, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन क्या धार्मिक जुलूस निकालना हमारा अधिकार नहीं है? आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है हमारा? तो है। तो ये वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है। अगर ये वायलेट कर रहा है तो हम इस पोर्शन को नहीं हटा सकते। लेकिन अगर रिलीजियस प्रोसेशन करते समय किसी ने पब्लिक डिसऑर्डर करने की कोशिश की तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। यही चीज ये एक्ट बताता है कि जो इनवैलिड पोर्शन है या फिर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके बाकी पूरे एक्ट को लागू रहने देना चाहिए। जैसे आपने वाला केस भी सुना होगा, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास आई थिंक, जिसमें सेक्शन 14 जो हमारा सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, उसको हटा दिया गया था क्योंकि सेक्शन 14 जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो वायलेट कर रहा था प्रिंसिपल को, तो उसको हमने उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। और ये चीज देखी कि क्या तब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पूरा एप्लीकेबल हो पा रहा है, जो इंटेंट थी लेजिस्लेचर की वो फुलफिल हो पा रही है। तो वो अगर फुलफिल हो पा रही थी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को रखा गया, सेक्शन 14 को सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी वर्सेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती क्या है? तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? Strict liability, a person is held responsible for the damage caused by dangerous things kept on their land even without fault, but they can escape liability if they prove certain exceptions.
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं जिनका यूज़ करके आप बच सकते हो। अगर वैसी कोई एक्सेप्शंस में फॉल हो रहा है आपका केस, तो वहाँ पर आप बच सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है, देखिए इसको देखते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या है, अ पर्सन और कंपनी रनिंग हज़ार्डस और डेंजरस एक्टिविटीज फुली लायबल फॉर एनी हार्म कॉज नो मैटर व्हाट एंड नो एक्सेप्शंस आर अलाउड। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं होते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस अलाउ किए गए हैं कि अगर क्या हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, विक्टिम की खुद की फॉल्ट हो या थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो वहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से आप बच सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। एक्ट ऑफ गॉड हो, किसी और बंदे की कोई गलती हो, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी वहाँ पे, वो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आप पूरी तरीके से लायबल होते हो। अब जैसे अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो, तो आपने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो वाला केस सुना होगा जिसमें एक पानी रखा रहता है, मतलब एक रिजर्वायर रखा रहता है, तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वो रिजर्वायर में लीकेज होती है और वो पूरे विलेज को डुबा देती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 200-300 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई थी। तो वो क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। पता नहीं था इतनी बारिश हो सकती है, और इस इतनी बारिश अगर हुई तो वो क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बच गया। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस, जिसमें भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड, आई थिंक यही नाम था उसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक कर गई थी, जो कि एक बहुत हार्मफुल गैस थी और अभी भी भोपाल में उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर भोपाल में ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी, अगर ये लीक कर गई और सामने नुकसान हो रहा है उससे, जो कि बहुत डेंजरस और हजार्डस है, तो अगर लीक कर गई तो गलती किसकी है, किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है। जो जिसकी भी फैक्ट्री होगी वो लायबल वहां पे होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देयर इज नो एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ गॉड, फॉल्ट ऑफ द विक्टिम, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अब कंफ्यूजिंग इसीलिए होता है ये क्योंकि हमको लगता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी सेम होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्सेप्शंस में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में देयर आर एक्सेप्शंस, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में देयर आर नो एक्सेप्शंस एट ऑल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कि है हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है, अब इसमें यह चीज बताई गई है कि करे कोई और भरे कोई और, तो इसमें कैसे रिलेशंस आते हैं, कब लाइबिलिटी दूसरे की हो सकती है, यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो क्या है इसका डेफिनेशन, इट इज अ लीगल प्रिंसिपल वेयर वन पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। वही चीज जो हमने अभी आपको बताई कि कोई एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है, लेकिन उसके लिए दूसरा पर्सन कब लाइबल हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, ओनली सर्टेन रिलेशनशिप्स अप्लाई, लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट। तो कैसे रिलेशनशिप्स यहाँ पे फॉल करेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, मास्टर और सर्वेंट का, प्रिंसिपल और एजेंट का। अब यहाँ पे ये चीज हमें देखनी है कि जब भी हमारा जो एम्प्लॉय होगा या फिर एजेंट होगा या फिर सर्वेंट होगा, अगर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करता है अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में और स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, अभी हम इन लोग के बीच का भी डिफरेंस समझेंगे कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा गलत एक्ट कमिट करता है, रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है, तो वो लायबल होगा। लायबल कौन होगा, एम्प्लॉयर लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा, और कौन लायबल हो सकता है, मास्टर लायबल हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि पहले कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि विद इन दैट टाइम फ्रेम, मतलब जिस समय आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आपका ऑफिस 9 बजे से शुरू होता है, 5 बजे तक होता है, तो ये क्या है, आपका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि आप 9 बजे से काम करते हो, कितने बजे तक काम करते हो, 5 बजे तक। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि 9 बजे से 5 बजे तक आपको क्या क्या ड्यूटीज असाइन की गई हैं। ठीक है, अगर उन ड्यूटीज में अगर आप कुछ भी गलती करते हो, तो उसके लिए आपका मास्टर या फिर आपका जो प्रिंसिपल होगा या फिर आपका एम्प्लॉयर लायबल हो सकता है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए क्या होता है इसमें। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, बेसिकली कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि कहीं काफ़ी जगह ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। जैसे आप सोचो, आप घर बनवाने जाते हो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपनाते हो कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर को आपने पूरा पैसा दे दिया कि 10 लाख रुपए हम उसको दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 फ्लोर उसको बना के देनी है। तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अब अगर उसकी वजह से, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय किया, जो मजदूरों को एम्प्लॉय करेगा, जो लेबर्स आएंगे, मिस्त्री आएंगे, तो अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो लायबिलिटी किसकी होगी, उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी, मेरी नहीं होगी। क्यों?
क्यों मेरी मेरी लाइबिलिटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम जो कर रहा है वो अपने तरीके से कर रहा है, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरा कोई सुपरविजन उसमें नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी किसकी होगी? उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की होगी। उसके बाद स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने समझ लिया था। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी वाला है, ठीक है? अगर कोई डिलीवरी एजेंट है, वो डिलीवरी करने जा रहा है, उसके साथ क्या हो जाता है? उसने एक्सीडेंट कमिट कर लिया, तो दैट विल कम विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि डिलीवरी करना उसका काम है, और उस बीच में उससे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसकी लाइबिलिटी आएगी? जो एम्प्लॉयर होगा या फिर जो भी कंपनी होगी उसकी लाइबिलिटी होगी। लेकिन अब आप छोटी सी चीज सोचिए, वो बंदा जो है, डिलीवरी मैन जो है, वो जा रहा है रास्ते में डिलीवरी करने के लिए, लेकिन उसने देखा उसका दुश्मन खड़ा हुआ है बगल में, वो उतरा गाड़ी से और उसको मारने लग गया। तो क्या लायबिलिटी कंपनी की होगी या मास्टर की लायबिलिटी होगी? नहीं, क्योंकि वो अपने स्कोप में काम नहीं कर रहा है, स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये चीज नहीं आती है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो है वो, लेकिन स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहा है? नहीं। तो ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती रहती है। तो चलिए एक बार मिस रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, फिर फ्रॉड क्या होता है उसको समझते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इंटेंशन का होता है, बस इतना याद रखना। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेड विदाउट इंटेंट टू डिसीव विच इंड्यूसेस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। और फ्रॉड में क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट मेड नोइंगली और विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ और रेकलेसली टू डिसीव दी अदर पार्टी। जो मिस्टेक होती है ना मिस रिप्रेजेंटेशन में, जो आप मिस्टेक कर देते हो, वो इनोसेंट मिस्टेक होती है, मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हो। लेकिन फ्रॉड में क्या होता है? फ्रॉड में इसका जस्ट अपोजिट होता है। फ्रॉड में आप जो कर रहे हो वो इंटेंशनली उसके साथ गलत करना चाहते हो, इसलिए करते हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिर्फ इंटेंशन का फर्क होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आप अननोइंगली करते हो, फ्रॉड में आप नोइंगली उसके साथ नुकसान करते हो। ठीक है। अब इसको हम कंफ्यूजन इसमें जो थी वो इंटेंशन से रिलेटेड ही होती है। ठीक है। द डिफरेंस लाइज इन इंटेंशन विच इज हार्ड टू प्रूव। अब एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड कब कमिट होगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कब होगा? A says a plot is 2000 square feet based on old paper, but it is only 1800 square feet. तो अब आपके लिए है ये कि आपको बताना इसमें से मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है और फ्रॉड कौन सा एग्जांपल है। ठीक है। कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फ्रॉड क्या होगा। A sells a car saying it has no accident history even though it has been badly damaged. ठीक है। ये आपका काम है, आप बताओगे इसमें से मिस रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, फ्रॉड कौन सा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंफ्यूजिंग प्रिंसिपल की तरफ, और ये प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वॉइड, वॉइडेबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्रिंसिपल ऐसे है ना जो हर बच्चे को परेशान करके रखे हैं कि वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम उनके बेसिक टर्म जो वॉइड है, वॉइडेबल है और इलीगल है इसको समझते हैं। तो वॉइड क्या होता है? वॉइड इज समथिंग विच इज नॉट इन द एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के नजर में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वॉइडेबल, वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल देखिए दो शब्द मिला के बना है, वॉइड और एबल। वॉइडेबल का मतलब क्या हो गया फिर? जिसको वॉइड कराया जा सकता है। अगर आप उसको वॉइड, कोई भी चीज है अगर उसको आप वॉइड करा सकते हो, दैट इज वॉइडेबल। लेकिन अगर आपने उसको वॉइड नहीं कराया, और कराओगे कहां? कोर्ट जाके कराना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, डिक्री लेनी पड़ेगी कोर्ट की। अगर आप कोर्ट जाके ये सारी चीजें नहीं करते हो तो जो वॉइडेबल है वो वैलिड हो जाएगा। अब इलीगल क्या होता है? इलीगल इज समथिंग विच इज अ क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइंड अंडर एनी क्रिमिनल एक्ट। बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट हैं, जैसे आपका बीएनएस है, आईपीसी था, उसको रिप्लेस करके बीएनएस बनाया गया। अब उसमें अगर कोई भी ऐसा एक्ट दिया गया है जो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो वो क्या होगा? वो इलीगल होगा। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, इट हैज नो लीगल इफेक्ट एंड इज अनएनफोर्सेबल बाय लॉ। लेट्स सपोज अगर दो पर्सन है, ए और बी अनसाउंड माइंड का पर्सन है, और ए उसके पास जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करवा लेता है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अनसाउंड माइंड पर्सन क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर किया है किसी पर्सन ने उसके साथ, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसकी कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो रही है, तो वहां पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्स, कोअर्जन,
थ्रेट या ये सारी चीज़ों के कॉज से हो रहा है, तो वहाँ पे जिस पर्सन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई एप्लीकेबल होंगी, जैसे ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने थ्रेट कॉज किया किसको, बी को, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है। इलीगल क्या होगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओपीएम। ओपीएम क्या होता है, एक इलीगल सब्सटेंस है जिसका हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर हम करते हैं तो वो उसके लिए हमारी पनिशमेंट बताई गई है, तो वो वॉइड तो है ही है, साथ साथ में इलीगल भी है। इसीलिए बोला गया है ऑल इलीगल्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड्स आर नॉट इलीगल। होपफुली सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए हो, और किसी टॉपिक में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस।